नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 9 का विषय सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सत्र 2026-27 यानी कि 2026 में हो रहे अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि टर्मिनल 1 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल लेके आए हैं, जो कि तुम्हारे परीक्षा में बार-बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें पहला सेक्शन पूछा है सेक्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू टाइप के सवाल। जहाँ पे पहला प्रश्न तुम्हें पूछा है 14 जुलाई 1789 को पेरिस में किस प्रसिद्ध दुर्ग यानी कि जेल को विद्रोही जनता ने ध्वस्त कर दिया था? ऑप्शन क वर्साय का महल, ऑप्शन ख बास्तिल का किला, ऑप्शन ग ट्यूलरी पैलेस, ऑप्शन घ लिवरे म्यूजियम। तो बच्चों 14 जुलाई 1789 को पेरिस में बास्तिल का किला को विद्रोही जनता ने ध्वस्त कर दिया था। तो इस तरह से प्रश्न 1 का ऑप्शन नंबर ख इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगला सवाल पे, सवाल नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत का मानक याम्यत्तर यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन समय रेखा किस देशांतर को माना गया है? ऑप्शन क 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्व, ऑप्शन ख 82 डिग्री 30 सेकंड पश्चिम, ऑप्शन घ 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्व, ऑप्शन घ 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्व। तो बच्चों भारत का मानक यामात्तर 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्व को माना गया है। तो इस तरह से प्रश्न सेकंड का ऑप्शन नंबर क इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगला सवाल पे, सवाल नंबर 3 में, जहाँ पे तुम्हें पूछा है रूसी साम्राज्य में 1917 की वैश्विक क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन क जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन ख व्लादिमीर लेनिन, ऑप्शन घ कार्ल मार्क्स, ऑप्शन घ लियो टोस्टक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ख यानी कि बच्चों व्लादिमीर लेनिन, जो कि रूसी साम्राज्य में 1917 के वैश्विक क्रांति का प्रमुख नेता था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ख इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 3 का। अब आते हैं प्रश्न 4 में, जहाँ पे तुम्हें पूछा है विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी की है? ऑप्शन क नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी, मिसिसिपी नदी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों विश्व का सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 4 का। अब आते हैं प्रश्न 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद व्यवस्था के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन क नेल्सन मंडेला, ऑप्शन ख महात्मा गांधी, ऑप्शन ग मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन घ रॉबर्ट मुगाबे। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर क यानी कि नेल्सन मंडेला थे रंगभेद के खिलाफ सबसे ज़्यादा लंबी लड़ाई लड़ने वाली नेता। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 5 का। अब आते हैं प्रश्न 6 में, जहाँ पे तुम्हें पूछा है पलमपुर गांव में कृषि के अतिरिक्त होने वाली मुख्य गैर कृषि क्रियाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन क डेयरी एवं लघु विनिर्माण, ऑप्शन ख मछली पालन, खनन कार्य, बैंकिंग। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों कृषि के अलावा गैर कृषि क्रियाएं कौन सी होती थी बच्चों पलमपुर में? तो होती थी बच्चों क्या डेयरी यानी कि दूध की फैक्ट्री होती थी, या फिर क्या दूध की गाय रखते थे, भैंस रखते थे और वहाँ से दूध निकाल के बेचते थे, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट का उत्पादन करते थे। फिर छोटे-मोटे लघु विनिर्माण का कार्य करते थे कृषि के अलावा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 6 का। अब आते हैं प्रश्न 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है जर्मनी में हिटलर की गुप्त राज पुलिस का क्या नाम था? ऑप्शन क स्टार्म ट्रूपर्स, ऑप्शन ख गेस्टापो, ऑप्शन घ सुरक्षा विंग, ऑप्शन घ लाल सेना। तो बच्चों जर्मनी में हिटलर की गुप्त राज पुलिस का नाम था क्या? इसका नाम था क्या था बच्चों? गेस्टापो था। तो इस तरह से प्रश्न 7 का ऑप्शन नंबर ख इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न तुम्हें पूछा है फ्रांसीसी क्रांति के समय
समाज में प्रचलित टाइड और टाइल करों में क्या अंतर है? तो बच्चों फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 2 कर होती थी। पहला है बच्चों टाइड और दूसरा था टाइल। तो इन दोनों करों में अंतर तुम्हें पूछा है। तो पहला देखते हैं टाइड कोर। तो यह चर्च द्वारा किसानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था, जो कृषि उपज का 1/10 1/10वें हिस्से के बराबर होता था। यानी कि बच्चों जो टाइड था वह क्या होता है? चर्च के द्वारा लिया गया कर था, जिसमें कृषि जितना भी खेती करता था उसका 1/10 हिस्सा चर्च लेता था। सेकंड था बच्चों क्या? टाइल था। यह तीसरे स्टेट यानी कि सर्व साधारण वर्ग द्वारा सीधे राज्य या फिर राजा को दिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर था। यानी कि जो टाइल था वो क्या था बच्चों? राजा के द्वारा ली जाने वाली कर था। तो इस तरह से बच्चों टाइड और टाइल में तुम्हें अंतर लिखने हैं। अब आते हैं सेकंड प्रश्न पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत के भौतिक स्वरूप में भाबर और तराई क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे पहला है बच्चों भाबर। भाबर क्या है? शिवालिक की तलहटी में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी कंकड़ पत्थरों वाली पट्टी, जहाँ नदियाँ भूमिगत हो जाती है, यानी कि बच्चों विलुप्त हो जाती है। शिवालिक की तलहटी में 8 से 16 किलोमीटर जो चौड़ी कंकड़ और पत्थर वाली पट्टी, जहाँ नदियाँ क्या होता है? ख़त्म हो जाता है, यानी कि विलुप्त हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। अब आते हैं तराई पे। तो भाबर के दक्षिणी का दलदली व नम क्षेत्र, जहाँ नदियाँ पुनः धरातल पर प्रकट होती है, और यह घने वनों और वन्य जीवों में समृद्ध क्षेत्र होता है। और तराई उसे कहते हैं बच्चों, जो भाबर के दक्षिणी भाग में, जहाँ पे दलदली यानी कीचड़ वगैरह पूरा रहता है तथा नमी क्षेत्र रहता है, जहाँ पे नदियाँ मिलती है, इसी को हम लोग तराई कहते हैं। अब आते हैं तीसरा प्रश्न पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 1905 की रूसी क्रांति में खूनी रविवार की घटना क्या थी? तो 22 जनवरी 1905 को पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का शांतिपूर्ण जुलूस जब जार के विंटर पैलेस पहुंचा, तो पुलिस और कोसैक्स ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इसमें 100 से अधिक मजदूर मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए। इस घटना को खूनी रविवार कहते हैं या फिर कहलाती है। तो इस तरह से बच्चों खूनी रविवार के बारे में लिखना है तुम्हें। खूनी रविवार को हम लोग आसान भाषा में कहें तो 22 जनवरी 1905 में हुआ था, जिसमें क्या था? किसानों ने विद्रोह कर रहा था नेताओं के खिलाफ। उस बीच क्या है, पुलिस आके उन सारे किसानों के ऊपर गोली चलाई, जिसमें 100 से अधिक मजदूर मरे, फिर सैकड़ों घायल हुए। इसी घटना को बच्चों खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं चौथा प्रश्न पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है जल विभाजक किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो कोई भी उच्च भूमि या पर्वत जो दो पड़ोसी अपवाद द्रोणी को एक दूसरे से अलग करता है, उसे जल विभाजक कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों जल विभाजक के बारे में लिखना है। अब आते हैं पाँचवा प्रश्न पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है लोकतंत्र की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे पहला है प्रमुख है नीतिगत फैसला जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में होते हैं। तो ये पहला लोकतांत्रिक व्यवस्था का पहला गुण है। सेकंड गुण है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है, जहाँ सत्ता में बैठे लोग हारने जीतने के समान अवसर होते हैं। तो इस तरह से 2 तुम्हें विशेषता लिखनी है लोकतंत्र की। अब आते हैं प्रश्न 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जब किसी देश को मानव संसाधन आबादी को शिक्षा, प्रशिक्षण और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश करके अधिकार, ज्ञानवान, कुशल और उत्पादक बनाया जाता है, तो इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। यानी कि बच्चों इसमें मानव पूंजी में क्या होता है कि कोई एक आदमी है, उसको हम लोग शिक्षा, ज्ञान, ये सारी चीज़ें प्रदान करके वो जब बड़ा डिग्री या फिर इंजीनियर बन जाएगा, तो वो क्या करेगा? नई-नई चीज़ें निर्माण करेगा, नया-नया चीज़ें निर्माण करेगा, जो कि क्या हो जाएगा? दूसरे लोगों के लिए लाभदायक होगा। तो इसी को बच्चों मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत में आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर होता है? तो आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक साथ होने वाले चुनाव है, और उपचुनाव किसी एक सदस्य के निधन या इस्तीफे में रिक्त हुए विशेष निर्वाचन क्षेत्र में कराया जाने वाला चुनाव उपचुनाव कहलाता है।
तो इस तरह से बच्चों चुनाव, उपचुनाव और आम चुनाव के बारे में लिखना है। अब आते हैं सेक्शन सी पे, जो कि है तुम्हारा लघु उत्तरीय प्रश्न, जहाँ पे तुम्हें 2 पार्ट में पूछा गया है। पहला पार्ट में तुम्हें पूछा है 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात लेनिन द्वारा घोषित अप्रैल थीसिस के 3 प्रमुख मांगें क्या थी? और इसका सेकंड पार्ट में तुम्हें पूछा है नाज़ी जर्मन ने हिटलर ने यहूदियों के विरुद्ध कौन-सी अमानवीय नीतियाँ अपनाई? तो पहले इसका उत्तर देखते हैं। लेनिन की अप्रैल थीसिस की 3 मांगें। पहला था बच्चों युद्ध समाप्त किया जाए, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से रूस तुरंत बाहर हो। सेकंड, भूमि का पुनः वितरण, यानी कि सारी ज़मीन किसानों के हवाले की जाए। थर्ड है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी कि सभी निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर सरकारी नियंत्रण में लिया जाए। तो ये 3 मांगें थी बच्चों लेनिन की अप्रैल थीसिस की मांगें। अब आते हैं इसके सेकंड प्रश्न पे। तो सेकंड प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हिटलर की यहूदी विरोधी नीतियाँ, जिसमें पहला है नागरिकता से वंचित करना। 1935 के न्यूरेमबर्ग कानूनों के द्वारा यहूदियों से जर्मन की नागरिकता छीन ली गई। सेकंड है सामाजिक बहिष्कार व घेटोकरण, यहूदियों को पीले प्लास्टर पहनने के लिए बाध्य किया गया। अलग तंग बस्तियां में ठूस दिया गया। थर्ड है गैस चैम्बरों में सामूहिक संहार। अंतिम समाधान के तहत लाखों यहूदियों को अस्तित्व जैसे यातनाएं शिविर में गैस चैम्बर में मार डाला गया। तो इस तरह से बच्चों हिटलर की यहूदियों के विरोधी नीतियाँ थी।